Hello students, welcome to the next session. Today we will solve some numerical problems based on parallel or series parallel combination. The first question is, a parallel circuit is as shown in figure below. Determine A. Voltage VBC, B. Z1 and the elements it contains. So this is the figure we have in which there is a resistor and inductor connected in series with a parallel combination of Z1 and the resistor and the inductor. So it is a series parallel combination. In this, these two branches are connected in parallel and a branch AB is connected in series with the parallel combination. So to find voltage VBC, first we have to find voltage VAB. Why? Because we know the voltage VAC, that is the applied voltage 100 volt, and if we will get VAB, then we subtract this VAB from VAC, then we will get the VBC. So when we will get the VBC, then क्या मिल जाएगा हमें? जब वोल्टेज VBC मिल जाएगी तब हमें फर्स्ट चीज मिल जाएगी. टू फाइंड Z1 हमें क्या चाहिए होगा? I1 चाहिए होगा, बिकॉज हम V तो निकाल चुके होंगे. तो I1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? I दिया गया है, I2 निकालेंगे पहले, देन फिर हम I1 निकाल लेंगे. जब I1 आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? V जो हमने VBC निकाला था, V बाई I1 दैट इज इक्वल टू द Z1 हो जाएगा. ओके, सो वी स्टार्ट. What is the given VAC 100 with angle 0 means this is the reference voltage we have. यदि इसे पोलर फॉर्म में दिए तो रेक्टेंगुलर में क्या हो जाएगा? 100 प्लस J0. करंट I is equal to 10 angle 0. It means I is equal to 10 angle 0. This is voltage and current are in the same phase. यहाँ से पता चल रहा है. So when we use the total voltage and the total current, we will get the total impedance of the network. Z is equal to V upon I. So you will get 10 angle 0. This means 10 plus J0. तो ZAB क्या है? ZAB 5 ओम, मतलब 5 प्लस J5 ZAB है. तो I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. जो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये I है, ठीक है, ये Z है, तो यहां से वोल्टेज मिल जाएगा. What is VAB is equal to IZAB. तो क्या मिला हमें? 10 एंगल 0 इंटू 7.07. 5 प्लस J5 को हमने यहाँ पे पोलर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 70.07 एंगल 45 डिग्री. तो 70.7 cos 45 प्लस, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यू विल गेट 50 प्लस J50. तो अब हमारे पास क्या आ गया? VAB आ गया. सो नाउ फ्रॉम VAC प्लस मैंने बताया था VAB प्लस VBC. तो अब हम VBC निकाल सकते हैं. तो यहां से VBC क्या हो जाएगा? VAC माइनस VAB. VAC 100 प्लस J0, VAB अभी हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 50 माइनस J50. तो ये क्या हो गया? 70.7 विथ एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री. VAC आ गया. अब I2 निकाल लेंगे. What is I2? VBC अपॉन क्या है यहाँ पर? I2 VBC ये डिवाइडेड बाय Z. क्या है Z आपका? 10 प्लस J10. दिस इज Z of the second branch. So from here you will get I2 current 5 एंगल माइनस 90 डिग्री. यदि पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस J5. अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये जो I है यहाँ पर, यदि करंट I है, ये यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. बट इट शुड बी इन किसमें? वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट आप इसको. तो वेक्टर फॉर्म में ऐड किया तो I1 इज इक्वल टू I माइनस I2. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें I1 क्या मिला? 11.8 एंगल 26.7 या 10 प्लस J5. तो Z1 कितना हो गया? VBC डिवाइडेड बाय I1. सिंप्लीफाई किया तो हमें कितना मिल गया?
2 minus J6, 2 that is equivalent to 2 ohm R और J that is equivalent to XC. तो हमारा Z क्या है? A impedance which is having a resistance as well as the capacitance. Okay? Okay, let us solve the second question. If the voltmeter reads 60 volt, find the reading of ammeter in the given network. This is the network we have in which a resistor and inductor is connected in parallel to the resistor and the capacitor. वोल्टमीटर रीडिंग 60 वोल्ट. कौन से वोल्टमीटर की रीडिंग दी गई है हमें? ये वोल्टमीटर की हमें रीडिंग दी गई है, दैट इज 60 वोल्ट. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस अमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक, कैसे मिलेगा हमें? हमारे पास या तो टोटल इम्पीडेंस हो और वोल्टेज हो तब हम निकाल सकते हैं, या फिर यदि हमें इस ब्रांच से करंट मिल जाए और इस ब्रांच से करंट मिल जाए तो ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी करंट मिल जाएगा हमें. तो इस ब्रांच से करंट कैसे निकलेगा? एक ही वोल्टमीटर की रीडिंग दी गई है और एक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 4 ओम. तो यदि ये वोल्टमीटर और ये रेजिस्टेंस का यूज करें तो ये करंट निकाल सकते हैं हम इसमें से. तो हमें कौन सा करंट मिलेगा? I2 मिलेगा. यदि हमें I2 करंट मिला तो जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट हमारा इसमें से फ्लो होगा कैपेसिटर से. जब ये दोनों करंट दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा. अब जब हमें ये करंट मिल गया तो हमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग? इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज निकाल सकते हैं. जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज कहां होगा? यहां होगा, और वही वोल्टेज ये होगा. ठीक है, तो अब जब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा और इसका इम्पीडेंस हमें मालूम है 6 + J3, तो हम ये I1 निकाल लेंगे. तो अब हमारे पास क्या आ गया? I1 आ गया, हमारे पास I2 आ गया. तो व्हाट इज I? एडिशन ऑफ दीज टू विल गिव अस द I. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. V2 60 वोल्ट ये दिया गया हमें. इम्पीडेंस ऑफ ब्रांच CD, इम्पीडेंस ऑफ ब्रांच CD 4 - J4. इम्पीडेंस ऑफ ब्रांच AB 6 + J3. अब पहले हमें क्या निकालना है? I2 निकालना है. व्हाट इज I2? V2/R विल गेट 15 एम्पियर. लेट अस टेक दिस करंट एज ए रेफरेंस करंट. तो क्या होगा? ब्रांच CD में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा? V = I2 Z2. V क्यों बोला? क्योंकि अभी मैंने बताया था जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है और वही वोल्टेज यहाँ पर है. ओके, सो V = I2 Z2. 15 ∠0 4 - J4 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर. तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते. एक पोलर है और एक रेक्टेंगुलर है, तो पहले इस रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब हमने इसको पोलर में कन्वर्ट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया? 84.8 विथ एंगल ऑफ -45 डिग्री. ठीक, अब करंट इन ब्रांच AB, इस AB ब्रांच में करंट निकालना है हमें. तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज हमने निकाल लिया, इम्पीडेंस हमें मालूम है 6 + J3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा I1. व्हाट इज I1? V/Z1. V आपने कैलकुलेट किया अभी 6 + J3. अब इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? 6 + J3 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम क्या करते? इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते. कौन सा इजी होगा? इजी कौन सा होगा? इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डिवाइड करना, क्योंकि मैंने बताया था कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए पोलर फॉर्म जो होते हैं वो इजी होते हैं. तो हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12.6 एंगल -71.6. दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB. सो नाउ व्हाट इज द टोटल करंट? टोटल करंट I = I1 + I2. I1 + I2 किस तरह से डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है? क्या मैग्नीट्यूड फॉर्म में? नहीं. किस फॉर्म में हो रहा है? वेक्टर फॉर्म में. इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ही हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो यू विल गेट I = 22.7 विथ एंगल ऑफ -32.3. ओके,
Okay, next question. Three impedances Z1 is equal to 8 plus J6, Z2 is equal to 4 plus J3 and Z3 is equal to 18 minus J ohm are connected in series across the supply. If the voltage drop across Z1 is 40 plus J30 volt, calculate the current in the circuit. Second, the voltage drop across Z1 and Z2 and Z3, total supply voltage, total power consumed by the series circuit, power factor of the circuit, and draw the phasor diagram. Okay, so these are the three impedances connected in series. Z1 8 plus J6 मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर. Z2 4 plus J3 मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. Z3 18 minus J9 रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है. तो तीनों इंपेडेंसेस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो करंट क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो आपको करंट डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कर सकते हैं क्या? यस, हियर द वैल्यूज गिवन. अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, Z1 8 प्लस J6 जिसको हमने क्या कर दिया है, पोलर फॉर्म में. मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर जैसे ही आपके पास रेक्टेंगुलर हो उसी के साथ आप पोलर कैलकुलेट करके उसी वक्त लिख लीजिए, और पोलर हो तो रेक्टेंगुलर लिख लीजिए, क्योंकि हमें किसी भी वक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है. राइट, तो यहाँ पर आपके सारे इंपिडेंसेस किस में दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर में दिए गए हैं, इसलिए हमने उनको क्या किया, पोलर में कन्वर्ट कर दिया 1 2 3. और वोल्टेज जो दिया गया था उसको भी हमने क्या किया, पोलर में कन्वर्ट कर दिया. राइट, अब if the voltage across the impedance, if you know the voltage across the impedance, the current through it will be, यहां पर क्या किया है, V1 दिया गया आपको, क्या दिया है, voltage across impedance with Z1 is V1, वो आपको दिया गया क्या है 40 प्लस J30. इंपीडेंस मालूम है तो इसमें करंट मिल जाएगा हमें. सो I इज इक्वल टू V1 अपॉन Z1. हमने सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिला 5 एंगल 0. अब जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, या ये कहीं जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट इसमें से जाएगा और वही करंट इसमें से जाएगा. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, तो आपके पास I आ गया, कितना आया 5 एंगल 0. अब आपके पास V था कितना 50 एंगल this much. ठीक, तो अब ये दोनों चीजें मिल गई आपको. अब हम क्या करेंगे, V2 निकालेंगे. क्या है V2, आपको कैलकुलेट करना था ना V2. यहां पर आपसे पूछा गया है, फर्स्ट हमें क्या मिल गया, करंट इन द सर्किट मिल गया. क्यों, सेम करंट फ्लो होगा. उसके बाद क्या बोल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z2 एंड Z3. हमने यहाँ पर इनको क्या नाम दिया, V2 और V3 नाम दिया. तो हमें V2 और V3 मिल जाएगा. करंट पता है ना आपको, इंपीडेंस पता है, तो आपको V2 और V3 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा V2 और V3 क्या हो जाएगा, दिस इज योर V2 I इंटू Z2. I हमने निकाला, Z हमने, मैंने जैसे पहले बोला था आपको कि आप पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए हमने पोलर फॉर्म में जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था पोलर फॉर्म में, उसका यहाँ पर हमने यूज़ किया. तो हमारे पास कितना आ गया, पोलर आ गया. कितना, V2 25 वोल्ट विथ एंगल ऑफ 36.86. फिर से हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, V2 को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब वोल्टेज अक्रॉस Z3, V3 I Z3, यहाँ से फिर से हमने कैलकुलेट किया, हमें क्या मिला 90 माइनस J45. व्हाट इज द टोटल, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, टोटल सप्लाई वोल्टेज. टोटल सप्लाई वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज, हमारे पास V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया. ठीक है, तीनों चीजें मिल गई, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज निकाल सकते हैं. क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. तो क्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, दिस इज अ AC सर्किट. इसमें आप DC की तरह डायरेक्ट V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड नहीं कर सकते हैं. हम कब ऐड कर सकते हैं, जब हमारे पास उनकी वेक्टर फॉर्म हो. अब तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीनों को. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्या हो गया 40 प्लस J30 20 प्लस J9. तो ऐड का हमारे पास ऐड करने के बाद क्या मिला 150 विथ एंगल ऑफ 0 डिग्री. यहाँ पर ध्यान दीजिए, I टोटल करंट जो है वो 5 एंगल 0 है,
टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। सारे एंगल्स आप ध्यान रखिए आपको क्या क्या एंगल्स मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें आगे पावर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क। पावर कंज्यूम्ड इज P इज इक्वल टू VI cos phi, वोल्टेज 150 वोल्ट, I 5, cos phi, phi क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, तो दैट इज cos 0, तो 750 वोल्ट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो cos 0 इज 1, सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1। फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट, क्या होगा फेजर डायग्राम आप देखेंगे यहाँ पर, अब वोल्टेज और करंट दे आर इन द सेम फेज, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों 0 हो गया। V1 और V2 आप यदि वहां पर देखेंगे एंगल्स, तो आपके दोनों के वैल्यूज जो करंट के साथ जो एंगल है फेज डिफरेंस है वो कितना 36.86, और V3 जिसका फेज डिफरेंस है 26.86, तो दिस इज द वे यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ओके, क्वेश्चन, two circuits A and B are connected in parallel across 230 volt 50 hertz supply. The total current taken by the parallel combination is 20 ampere at unity power factor. Okay, voltage दिया है, current दिया है at unity power factor. The circuit A consists of 20 ohm resistor connected in series with a 400 microfarad capacitor. Circuit B consists of a resistance connected in series with a pure inductor. Calculate the following for circuit B. This is impedance, current, power factor, resistance and reactance. Okay, so for this मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। यहाँ पर आपको दिया गया है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ये कौन सा सर्किट है, सर्किट ए। सर्किट बी कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज विद रिएक्टर, दिस इज योर सर्किट बी, ठीक है। दोनों की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 2 इंपीडेंसेस दिए गए हैं, ZA और ZB, हमने उनको नाम दिया, एक ब्रांच A है और एक ब्रांच B है, तो ZA की वैल्यू क्या है 20 माइनस JXC, ओके। ZB की क्या वैल्यू है RB प्लस JXL, ओके, आपको दिया गया इंडक्टर है, ठीक। तो हमने वोल्टेज क्या है V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, I इज इक्वल टू 20 एम्पियर एंड पावर फैक्टर इज 1, ये आपको दिया गया पावर फैक्टर इज 1, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इम्पीडेंस इस ब्रांच का, जब इसी ब्रांच में से करंट निकालना है, इसी ब्रांच का पावर फैक्टर निकालना है, और ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर की रिएक्टेंस की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कैपेसिटेंस दिया गया आपको 400 माइक्रोफैराड, तो हम XC निकाल लेते हैं 1/2 पाई FC से, तो आपके पास कितना हो गया 7.9577 ओम। तो ZA कितना हो गया 20 माइनस J 7.95, राइट। इसको हमने क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर से, तो रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज एज ए रेफरेंस हमने ले लिया 230 वोल्ट एंगल 0, ठीक। तो करंट ब्रांच ए में कितना फ्लो होगा, IA इज इक्वल टू V अपॉन ZA, दिस इज योर V, दिस इज योर ZA, हमने भी कैलकुलेट किया, तो हमारे पास करंट कितना आ गया 10.685 विद एंगल ऑफ माइनस 21.69। अब इसको हमने फिर से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सो टोटल करंट ऑफ द नेटवर्क इज 20 एम्पियर दिया गया हमें, एंड द पावर फैक्टर इज यूनिटी, तो I कितना हो जाएगा 20 एंगल 0। हमने V को रेफरेंस तो लिया है, लेकिन दोनों के बीच में पावर फैक्टर क्या है 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर, तो cos phi कितना हो गया 1, तो phi कितना हो गया 0 होगा तभी 1 होगा, तो IB क्या हो गया 20 एंगल 0, तो इसको भी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लिया। तो फॉर द सर्किट B व्हाट I इज इक्वल टू IA प्लस IB, तो व्हाट इज IB, I माइनस IA,
तो यदि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ गया करंट, IB इज इक्वल टू 10.072 प्लस J 3.95। यहाँ पर हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मैग्नीट्यूड हमारा पास कितना आ गया IB का 10.81। ठीक, अब इम्पीडेंस हमें क्या कैलकुलेट करना था, इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क निकालना था। ठीक है, तो इम्पीडेंस के क्या था, V अपॉन IB, वोल्टेज क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम होगा, पैरेलल में है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 21.7 माइनस ऑफ एंगल था, ये प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया 19.8 माइनस J 7.74। अब यहाँ पर R कितना हो गया 19.8, और यहाँ पर जो इम्पीडेंस में आपका जो रिएक्टेंस बोला गया था, एक्चुअली वो रिएक्टेंस नहीं, वो क्या है कैपेसिटेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी वैल्यू माइनस आ रही है और उसने आपसे x की वैल्यू पूछी है, XL की वैल्यू पूछी है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम यहाँ पर इसको प्लस नहीं कर देंगे, हमने जो वैल्यू निकाली है वो XC की वैल्यू है। ठीक है, XL की वैल्यू वहाँ पर नहीं होगी, राइट। तो जो वैल्यू आ रही है आप उसी को मान के चलें, या वही हमारी सही वैल्यू होगी। अब पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट भी cos 5b cos 21। ठीक है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये आपका IB वाला 21.40। तो ये क्या करेगा, लीड करेगा, क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटिव है। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, a choke coil of resistance 1 ohm and inductance 50 millihenry is connected in series with a parallel combination of a resistor R of 20 ohm and a capacitance C of 500 microfarad. This combination is connected across a source of voltage E is equal to 300 sine 100t plus 30 volt. Calculate the time equation to the current through R. Estimate the power consumed, power factor of the choke coil. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, अ choke coil of resistance 1 ohm and inductance 50 millihenry। मैंने आपको बताया है कि जब भी कॉइल की बात होगी मतलब उसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस होगा, जब तक कि ये ना बोला जाए कि वो प्योर रेजिस्टिव कॉइल है या प्योर इंडक्टिव है, राइट। सो here we have a resistor and the inductor is connected in series। ये सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर R एंड ए कैपेसिटेंस दिस। उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कॉइल कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, वोल्टेज आपको दी गई है, आपके पास एक नया फॉर्म है E इज इक्वल टू 300 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, राइट। सो हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज नहीं है। कैलकुलेट द टाइम इक्वेशन टू द करंट थ्रू R। इस R में से हमें करंट इक्वेशन चाहिए, टाइम इक्वेशन चाहिए। टाइम इक्वेशन मतलब जिस फॉर्मेट में ये दिया गया है उसी फॉर्मेट में हमें करंट की इक्वेशन चाहिए, किसमें से, R में से। ठीक है, तो अब क्या क्या गिवन है आपके पास, सोर्स वोल्टेज E इज इक्वल टू PN साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्मेट में है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें ओम में कन्वर्ट करना होगा, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। अब यहां पर आप ध्यान दें कि हम क्या करते थे, 2 पाई FL, 2 पाई F इज इक्वल टू क्या लेते थे 50 हर्ट्स। यहाँ पर आपको नहीं दिया गया 50 हर्ट्स, अपने मन से नहीं ले सकते हम लोग, बट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ओमेगा टी। ये ओमेगा की वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा L, ये ओमेगा कौन सा, 100 ओमेगा, L कितना है 50 इंटू 10⁻⁻3, तो XL आपका कितना आ गया 5 ओम। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर में, तो J5 ओम। XC इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन ओमेगा C, फिर से वही ओमेगा इज इक्वल टू 100 दिया गया है यहाँ पे आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास, तो ये क्या हो गया 20 ओम, तो माइनस J20। सो इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इम्पीडेंस क्या हो गया, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ये दोनों।
ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में क्या हो जाएंगे, R इंटू Z1 Z2, इसका इम्पिडेंस क्या है R, इसका इम्पिडेंस JXC, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, तो R इज 20, ये माइनस J20, 20 माइनस J20। क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्या? अभी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, कौन से फॉर्म में है इसको, ये वाला, ये आपका रेक्टेंगुलर है, पोलर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों को पहले पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको किसका करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करने का, तब आप डिवाइड करेंगे, और फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस J10। यहाँ पर ध्यान रहे, आप 20 इंटू माइनस J20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क अब क्या हो जाएगा, पहले हमने इन दोनों का निकाला, Z1 Z2 अपन Z1 प्लस Z2, अब ये क्या है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इम्पीडेंस कितना है, 1 प्लस J5, यहाँ पे हमने निकाला था एक्सेल J5, तो 1 प्लस J5 प्लस 10 माइनस J10, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 माइनस J5, तो टोटल इम्पीडेंस कितना आ गया, 12.08 एंगल माइनस 24.4। तो RMS वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज कितनी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां पर ये 30 डिग्री दिया गया आपको। ओके, तो क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज 212.3 एंगल 30 डिग्री। अब यहां से हम टोटल करंट निकाल सकते हैं क्या, टोटल करंट हो जाएगा हमारा E अपॉन टोटल इम्पीडेंस, सो यू विल गेट द टोटल करंट, राइट। नाउ द करंट इन द प्योर रेजिस्टिव ब्रांच IR, सो क्या हो जाएगा, I इंटू माइनस JXC अपॉन R माइनस JXC। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या आ गया, करंट डिवीजन रूल लगाया, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको मिलेगा 12.42 विथ एंगल 9.44। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। अब हमें टाइम इक्वेशन चाहिए किसमें, रेजिस्टेंस में से, तो क्या लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस यदि फेज डिफरेंस है तो किसमें, वोल्टेज और करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, यहाँ पर RMS वैल्यू मिलती है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, √2 इंटू R 17.56, व्हाट इज फाइव 9.44, दिस इज द फेज डिफरेंस। सो द टाइम इक्वेशन ऑफ द करंट थ्रू R इज IR इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, put the values here and you will get the answer. Now power consumed by the choke coil, power consumed क्या हो गया, I स्क्वायर R होगा, Z नहीं होगा, क्यों, प्योर इंडक्टिव पार्ट में क्या होता है, पावर कंज्यूम हमेशा 0 होती है, तो चोक कॉइल में जब भी पावर कंज्यूम की बात होगी तब I स्क्वायर R लेंगे, कभी भी आप उसको I स्क्वायर Z मत करिएगा, बी केयरफुल, ठीक है। तो पावर कंज्यूम 308.51 वॉट। पावर फैक्टर ऑफ द चोक कॉइल ये कितना हो गया, 78.69। वहाँ पर आप देखेंगे हमने पावर फैक्टर निकाला था किसमें, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल निकाला था, ये क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 = 10 इनवर्स R/Z से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पावर फैक्टर ऑफ द चोक कॉइल, ओके।